तो आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अपना लेक्चर नंबर 2 है। और पिछली क्लास में हमने ज्योमेट्री के वो फैक्ट्स किए थे जो हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में चाहिए ही होंगे। तो कुछ बचे हुए फैक्ट को फटाफट कंप्लीट करते हुए हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आगे बढ़ेंगे। तो हमने इन सेंटर की बातें डिस्कस कर ली थी कि एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, इन सेंटर। और ये बात भी डिस्कस करी थी कि किसी भी वर्टेक्स का अगर लाइन ऑफ एंगल बाइसेक्टर में रिफ्लेक्शन लिया जाए तो एक्सटेंडेड साइड पे या उसी साइड पे कहीं ना कहीं लाई करता है। ये सब बातें हमने पिछली क्लास में डिस्कस करी थी। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चे। देखो, इन सेंटर का एक बहुत बड़ा रूल है। अगर आप इन सेंटर से ट्रायंगल के साइड्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे बच्चे, तो वो परपेंडिकुलर्स बराबर लेंथ के होते हैं। और अगर आई को सेंटर और आर को रेडियस मान के सर्कल बनाया जाए तो वो सर्कल ट्रायंगल के साइड्स को इंटरनली टच करता है। अब आप गौर करना, बीसी का लेंथ ए मान लेते हैं, एसी का लेंथ बी और ए बी का लेंथ सी है। बच्चे आई को आप वर्टिसेस से ज्वाइन कर दो। मुझे कुल मिला के ये आर की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चे गौर करना, जो टोटल ट्रायंगल का एरिया है अगर इसको मैं डेल्टा मान लूं तो ट्रायंगल का एरिया 3 ट्रायंगल के एरिया के समेसन के बराबर है। बी आई सी, सी आई ए प्लस एरिया ऑफ ए आई बी। आप साथ के साथ लिखते रहना, ए आई बी। मैं आर का कैलकुलेशन कर रहा हूं। देखो, थोड़ी बहुत आपको ऐसी ज्योमेट्री चाहिए होगी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। सर्कल का नाम क्या है? इन सर्कल। इस सर्कल को बोलते हैं इन सर्कल। तो बच्चे एरिया ऑफ बी आई सी क्या होगा? हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ ए इंटू आर। सी आई ए का एरिया हाफ बी इंटू आर प्लस हाफ सी इंटू आर, यानी डेल्टा बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 इंटू आर होगा। यहां से लाल आप डेल्टा बराबर एस इंटू आर लिख सकते हैं, यानी आर की वैल्यू डेल्टा अपॉन एस हो जाएगी। यह बात भी आपको पता चल गई, ठीक है। एसओटी के बेसिक्स हैं कुछ कुछ पार्ट, जो जो चाहिए होंगे अपने को प्रूफ वगैरह के लिए, वो पार्ट हम कर लेते हैं। मतलब अपने पास एक ऑप्शन ये था सारे फॉर्मूलों को कोऑर्डिनेट में भी याद रख ले, बट वहां से फीलिंग्स आती नहीं है। तो इन सर्कल के रेडियस का ये डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया, राइट। अब देखो बच्चे, नेक्स्ट बात ये है, आपके पास कोई भी ट्रायंगल एबीसी है, मैं इन साइड्स को एक्सटेंड कर लेता हूं। तो बच्चे, एक्सटर्नल एंगल के बाइसेक्टर्स जिस पॉइंट पे मीट करते हैं इसको अपन I1 बोलते हैं, एक्सटर्नल सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल। अगर इस सेंटर से हम साइड्स पे परपेंडिकुलर बनाएं, इसकी भी खास बात है कि सेंटर से बच्चे जो आप परपेंडिकुलर्स बना रहे हो, ये परपेंडिकुलर्स परस्पर बराबर लेंथ के होंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन से
जब भी आप साइड्स पे परपेंडिकुलर बनाते हो, परपेंडिकुलर बराबर लेंथ के होते हैं। तो ए के अपोजिट जो भी आप एक्सटर्नल सर्कल बनाओगे ए वर्टेक्स के अपोजिट, यानी I1 सेंटर और R1 को रेडियस मान के, वो ऐसा दिखेगा। तो आप गौर करना बच्चे, दो एक्सटर्नल एंगल के बाइसेक्टर और अपोजिट इंटरनल एंगल के बाइसेक्टर, ये तीनों कॉन्करेंट होते हैं। कॉन्करेंट मतलब क्या होता है? सेम पॉइंट से पास करते हैं। इस पे कहीं आई लाई किया होगा, और अगर आई से इस पे परपेंडिकुलर बनाएंगे तो रेडियस आर होगा। ये बहुत ही फेमस बात यहां मैं लिखने वाला हूं। ये पूरी कहानी समझ आ रही है आप लोगों को? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? ये आर है रेडियस। कोई R1 का कैलकुलेशन कर सकता है? इससे आपको R और R1 का रेशियो मिल जाएगा। फायदा क्या होगा आपको पता है? अगर मैं इस पॉइंट का नाम मान लेते हैं K, मैं कर लेता हूं, तो ट्रायंगल AKI, गौर करना, ट्रायंगल AKI और ट्रायंगल AMI1, बिल्कुल ये सिमिलर हैं। तो यानी R और R1 का जो रेडियस होगा ये किसके बराबर होगा? AI और AI1 का। बोलो बच्चे हाँ या ना? इसी से आप एक्सटर्नल सेंटर का फॉर्मूला डिराइव करेंगे आगे चल के। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से पढ़ना है तुम्हें। तो सवाल है, R का फॉर्मूला तो है, R1 का फॉर्मूला और चाहिए अपने को। R1 कैसे निकाला जाए? गौर करना बच्चे, अगर मैं आपसे यह कहूं कि ट्रायंगल BCI1 का जो एरिया है, गौर करो, ट्रायंगल BCI1 का जो एरिया है, दैट विल बी इक्वल टू ट्रायंगल ABI1 का एरिया प्लस ट्रायंगल ACI1 का एरिया, एग्जैक्टली, माइनस ABC का एरिया, विच इज ऑफ कोर्स डेल्टा। किसी को दिक्कत तो नहीं है? एरिया ऑफ ABC को हमने क्या कह रखा है? डेल्टा। अब देखो बच्चे, BCI1 का एरिया क्या होगा? हाफ बेस इंटू R1, तो हाफ A इंटू R1। ABI1 गौर करो बच्चा, इस ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट क्या है? R1। कोई दिक्कत तो नहीं है? बराबर क्या होगा? हाफ C इंटू R1। ACI1 का एरिया हाफ B इंटू R1 माइनस डेल्टा। चलो भाई, यहां से तुम्हें डेल्टा की वैल्यू मिलने वाली है। सभी लोग R1 वाले टर्म्स को एक साथ कर लो, या उधर राइट हैंड साइड को डेल्टा को इधर भेज दो लेफ्ट हैंड साइड में। तो गौर करना बच्चे, डेल्टा बराबर तुम लिख सकते हो B प्लस C माइनस A/2 R1, और तुम्हें यह बात पता है कि 2S बराबर A प्लस B प्लस C होता है। अगर बच्चे B प्लस C की जगह पे 2S माइनस A रख दिया जाए तो 2S माइनस A/2 आएगा इंटू R1 होगा। तो यहां से डेल्टा बराबर मिल जाएगा S माइनस A इंटू R1। बहुत ही फेमस फॉर्मूला तुम्हारे पास आ गया। R1 बराबर आ गया डेल्टा अपॉन S माइनस A। गौर करो, R1 का मतलब A वर्टेक्स के अपोजिट जो तुमने सर्कल बनाया है उसका रेडियस। ऐसे अगर आप इस साइड को बढ़ा लेते और यहां पे आप एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर बनाते तो यहां भी एक सर्कल बनता, उसका नाम होगा R2। ज्योमेट्री मतलब सिमेट्री। अगर R1 ये है तो बच्चे R2 क्या होगा? डेल्टा अपॉन S माइनस B। बोलो हां या ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? R3 क्या होगा बच्चे? डेल्टा अपॉन S माइनस C। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है?
आपके पास R1 R2 R3 आ गए। ठीक, अच्छा तुम्हें R अपॉन R1 निकालना था, क्या रेशियो मिल जाएगा? चलो भाई यहां पे लिख लेते हैं, यानी ए आई सर इसमें R2 और R3 क्या होंगे? R2 का मतलब यहां पे जो एक्सटर्नल सर्कल बनेगा वो याद रखना लाल, बहुत इंपॉर्टेंट है। ए आई अपॉन ए आई वन। आर की वैल्यू कितनी आई थी बच्चे? डेल्टा अपॉन एस। R1 कितना है? डेल्टा अपॉन एस माइनस ए पुट कर दो, तो यहां पे एस माइनस ए अपॉन एस आएगा। बोलो बच्चे हाँ या ना? गौर करो, ध्यान दो, किसी भी ट्रायंगल में वर्टेक्स ए है, आई है, I1 है, तो आपको पता है तीनों कोलिनियर होते हैं और उनमें ये रेशियो आता है एस माइनस ए अपॉन एस, मतलब ए आई अपॉन ए आई वन। कोई दिक्कत तो नहीं है? जब हम सेक्शन फॉर्मूला पढ़ेंगे तो ऐसे सवाल यहां पे करने वाले हैं। पहले बता देता हूं, ऐसे सवाल हम करेंगे। देखो हम अपने बिल्कुल काम की बात करेंगे, जितना चाहिए एटलीस्ट उतना तो करना ही पड़ेगा, उसको फील करके चलो आप। सारी बातें क्रिस्टल क्लियर हो गई? कोई आपसे R2 रेडियस का सर्कल बनाने के लिए कहेगा, बना दोगे फटाफट? बस इससे रिलेटेड एक और बात लिखनी है। ये मैं रब कर दूं, ये वाला पार्ट फटाफट लिखो लाल, फटाफट लिखो। नेक्स्ट पॉइंट जो कि एक बहुत ही ज्यादा अजीब टाइप का पॉइंट है, देख के अभी कभी आप जल्दी गेस शायद ना कर पाओ। बच्चे देखो, आपके पास कोई भी ट्रायंगल है ए बी सी, और यहां पे मैंने इसका एक्सटर्नल सर्कल बना दिया। देखो ये मान लिया, ये पॉइंट जहां पे मीट कर रहा है ये M है और ये पॉइंट N है और ये पॉइंट ऑफ मीट R है। अब गौर करना, अगर आपसे कोई कहे कि आप AM इस टेंजेंट का लेंथ बताओ, तो आपको यह बात पता है कि सर्कल में किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से डाले गए टेंजेंट बराबर लेंथ के होते हैं, यानी जितना AM का लेंथ होगा बच्चे उतना ही AN का भी लेंथ होगा, ये दोनों बराबर होंगे आपस में। बढ़िया बात। देखो ये C है, ये B है। बच्चे अगर मैं BR को ये लेंथ अगर मैं X मान लूं तो RC का लेंथ क्या होगा? A माइनस एक्स, क्योंकि टोटल A है। अगर ये A माइनस एक्स है तो CN का लेंथ क्या होगा? क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉप किए गए टेंजेंट बराबर लेंथ के होते हैं। ये X है बच्चे, तो ये क्या होगा? ये भी X होगा, BMB। अच्छा अब देखो AM का जो टोटल लेंथ है वो क्या होगा? C प्लस, और AN का लेंथ कितना होगा? B प्लस A माइनस एक्स। यहां से क्या मिल जाएगा तुम्हें? X मिल जाएगा। तो X कितना आ रहा है बच्चे? A प्लस B माइनस C डिवाइडेड बाई 2। अच्छा टेंजेंट का लेंथ क्या बच्चे? AM टेंजेंट का लेंथ है, या फिर आप AN कैलकुलेट करो। तो बच्चे अगर मैं AM कैलकुलेट करूं तो वो C प्लस एक्स होता है, जिसमें तुमने X निकाल रखा है, तो ये वैल्यू पुट कर दो तो A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, जो कि काफी बेहतर बात है। टेंजेंट का लेंथ सेमी पेरीमीटर के बराबर होता है, यानी A से जब आप ये एक्सटर्नल सर्कल बना रहे हो उस पे टेंजेंट का लेंथ क्या होगा? सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल होगा। वैसे अगर आप यहां बनाते तो तब भी यही S आता, यहां बनाते तब भी क्या आता? तब भी S आता। ठीक है,
किसी भी वर्टेक्स से उसके अपोजिट जो एक्सटर्नल सर्कल बनता है उस पर ड्रॉप किए गए टेंजेंट का लेंथ ट्राइंगल के सेमी पेरीमीटर के बराबर होता है। ये बात क्रिस्टल क्लियर हो गई, ये आप याद रखना। बस 2 पॉइंट और लिखते हो, फिर हम एंटर कर जाएंगे अपने मेन कोऑर्डिनेट्स में। बाकी जो कुछ बातें आएंगी उनको बीच बीच में ऐसा डिस्कस करते हुए चलेंगे। ये मामला क्लियर हो गया, आगे बढ़े। नेक्स्ट पॉइंट लिखो बच्चे, ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर ऑर्थो सेंटर क्या होता है? इट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स। आप नोट कर लो, इट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स इन ए ट्राइंगल। इट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स इन ए ट्राइंगल। तो बच्चे यहां से मैं एल्टीट्यूड्स बना लेता हूं। सपोज ये वाला एल्टीट्यूड ये एच ए लेंथ का है। सिमिलरली यहां से मैंने एल्टीट्यूड बनाया और ये एल्टीट्यूड एच बी लेंथ का है, और सी से मैंने एल्टीट्यूड बनाया और ये एच सी लेंथ का है। ये एच सी लेंथ का है। एल्टीट्यूड्स जहां मीट करते हैं सेंटर का नाम होता है ऑर्थो सेंटर। इसको क्या बोलते हैं? ऑर्थो सेंटर। अब देखो बच्चे, यहां भी कुछ बेहतर रिलेशंस आते हैं। अगर आपसे कोई पहली बात यह पूछे, क्या ऑर्थो सेंटर हमेशा ट्रायंगल के अंदर ही लाई करता है? क्या ऑर्थो सेंटर हमेशा ट्रायंगल के अंदर ही लाई करता है? आंसर है नो। ऑर्थो सेंटर ट्रायंगल के अंदर भी हो सकता है, ट्रायंगल के बाहर भी हो सकता है, और ट्रायंगल पे भी हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ ट्रायंगल। तो यहां लिख लो, लोकेशन ऑफ बाकी दोनों सेंटर जो आपने पढ़े थे, सेंट्रॉइड इन सेंटर, उसमें दिक्कत नहीं थी। लोकेशन ऑफ ऑर्थो सेंटर डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ ट्रायंगल। नेचर ऑफ ट्रायंगल। देखो, अभी मैंने एसओटी बहुत डीपली तो पढ़ाया नहीं है, पढ़ाया ही नहीं, इनफैक्ट डीपली की बात ही अलग है। मैं कुछ बेसिक्स दे रहा हूं जो हमें चाहिए, ठीक है। तो ट्रायंगल का नेचर कैसे हम जज करेंगे? ट्रायंगल एक्यूट एंगल है, ऑब्ट्यूज या फिर राइट एंगल है? तो गौर करो बच्चे, 3 यहां पे डायग्राम आप बना लो, उनके लिए रिजल्ट याद रखना। जैसे अगर कोई भी ट्रायंगल एक्यूट एंगल है, अगर ट्रायंगल एक्यूट एंगल है तो किन्हीं भी 2 साइड के स्क्वायर का सम जो भी है तीसरी साइड के स्क्वायर से बड़ा होगा। किन्हीं भी 2 साइड के स्क्वायर का सम, गौर करना, यहां पे कोई भी 2 साइड आप ले लो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर से बड़ा होगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर से बड़ा होगा। इसी प्रकार यह तो कहानी है एक्यूट एंगल की। ऐसे बच्चे, अगर मैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की बात करूं, तो ऑब्ट्यूज एंगल में मैं एक डायग्राम बना लेता हूं। देखो ऐसा वाला, फिर से आपके पास 3 केस बनेंगे, आप लिख लेना उसे फटाफट। ये बच्चे ए बी सी है। जो सबसे बड़ी वाली साइड है उसका जो स्क्वायर है दैट विल बी ग्रेटर देन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 साइड्स, तो ट्रायंगल ऑब्ट्यूज रहेगा।
यहां पे कौन सा एंगल 90 से बड़ा होगा? ये वाला एंगल। और राइट एंगल की बात आपको बहुत अच्छे से पता ही है। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल में बच्चे, ये तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट की बात हो गई। दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरे साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब देखो बच्चे गौर करो, मैंने लिखा लोकेशन ऑफ ऑर्थो सेंटर डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ ट्रायंगल। अगर आपके पास एक्यूट एंगल ट्रायंगल है तो ऑर्थो सेंटर ट्रायंगल के अंदर ही लाई करेगा। ऑर्थो सेंटर मींस एच लाइज इनसाइड द ट्रायंगल। अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, आउटसाइड ट्रायंगल। अभी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। और यहां पे आप देख सकते हैं सबसे आसान इसमें है, आपको उसमें तो डायग्राम बना के देख लेंगे, एल्टीट्यूड ट्रायंगल के अंदर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, राइट। इस केस में क्या होगा, ऑब्ट्यूज में और राइट एंगल में बता देता हूं। पहले मैं राइट एंगल को बताता हूं। देखो अच्छा, राइट एंगल में क्या हो रहा है, जब आप ए वर्टेक्स से एल्टीट्यूड बना रहे हो, किस पे? बी सी पे, तो ये एल्टीट्यूड बी पे मीट कर रहे हैं। और जब आप सी से ए बी पे एल्टीट्यूड बना रहे हो तो ये एल्टीट्यूड बी पे ही मीट कर रहे हैं। और जब आप बी वर्टेक्स से ए सी पे एल्टीट्यूड बनाओगे तो ये यही वाला बन जाएगा। तीनों एल्टीट्यूड कहां मीट कर रहे हैं? जहां पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर कहां होता है? जहां पे 90 डिग्री बनता है वही वर्टेक्स होता है। ये बात समझ आई? इसमें इनसाइड, इसमें ऑन द साइड ऑफ ट्रायंगल। कहां पे? जहां पे 90 डिग्री बनता है। और लाल, ये तीसरा केस है ऑब्ट्यूज वाला। गौर करना, पहले मुझे ए से इस पे बनाना है, नाम रख लेते हैं, ऐसे रखते हैं नाम, ए सी बी। देखो बच्चे, बी से मैं ए सी पे एल्टीट्यूड बना रहा हूं, तो भाई ये एल्टीट्यूड यहां पे कहीं बन के आएगा एक्सटेंडेड साइड पे। ए से बी सी पे बना रहा हूं मैं, तो कुछ यहां पे आएगा बनता हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं है। और सी से जब मैं ए बी पे बनाऊंगा तो ये एल्टीट्यूड है, इसको आगे बढ़ाएंगे तो तीनों एल्टीट्यूड ट्रायंगल के बाहर चले गए बच्चे। पूरी बात समझ आ रही है? तीनों एल्टीट्यूड ट्रायंगल के बाहर गए। तो ध्यान रहे, इसमें आउटसाइड, यहां पे ऑन द ट्रायंगल और यहां पे इनसाइड। यानी ट्रायंगल का नेचर जिम्मेदार है ऑर्थो सेंटर के लोकेशन के लिए। अगर ट्रायंगल एक्यूट एंगल है देन ऑर्थो सेंटर विल लाइज इनसाइड द ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल है तो बाहर जाएगा, और राइट एंगल है तो ट्रायंगल के साइड पे कहां? जहां 90 डिग्री का एंगल बनता वहां जाएगा, राइट। ये तो एक बहुत बेसिक बात है जो बच्चे 9th क्लास से समझते हैं। वैसे ये मुझे पढ़ाना नहीं चाहिए, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूं, पाप कर रहा हूं। बट मुझे पता है इसमें कईयों को यहां कंफ्यूजन होगा, आगे दिक्कत हो जाएगी। अब देखो, एक सवाल आईआईटी एडवांस का पूछा हुआ सवाल है, मतलब उस समय जेई ही था, तो जेई का पूछा हुआ सवाल है। अगर मैं आपसे कहूं कि बीएचसी ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर क्या होगा? यह खतरनाक सवाल है। व्हाट विल बी ऑर्थो सेंटर ऑफ, ये जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। बच्चे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में काम करने लग गए, कैलकुलेशन बहुत हो गया, लेकिन यहां कुछ करना नहीं। व्हाट विल बी ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल बीएचसी, ट्रायंगल सीएचए, ट्रायंगल एएचबी। खूबसूरत बात, एक नंबर फैक्ट है। नहीं पता तो लंबा चौड़ा काम करते जाओगे। व्हाट विल बी ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल बीएचसी सीएचए एएचबी? अब सुनो बच्चे, यहां पे आपको क्या जुगाड़ लगाना चाहिए? बहुत ही छोटी बात है, बहुत ही छोटी बात है। मान लो मुझे बीएचसी का ऑर्थो सेंटर पता करना है, तो यानी बीएचसी में मुझे सारे एल्टीट्यूड चाहिए होंगे। तो देखो, एच से डाला गया एल्टीट्यूड मुझे ये मिल गया। अब बी से मैं सी एच पे एल्टीट्यूड बनाऊंगा,
तो मैं इसको आगे बढ़ा लेता हूं। देखो ये बी से किस पे एल्टीट्यूड बनाऊंगा, सी एच पे। गौर करो, बी से सी एच पे डाला गया एल्टीट्यूड ये रहा, नजर आ रहा बच्चे, ये आगे यहां चला गया। अच्छा, एच से बीसी पे डाला गया एल्टीट्यूड ये रहा, ये यहां चला गया। ओके, नाउ बी एच पे सी से डाला गया एल्टीट्यूड, आप इसको एक्सटेंड कर लो, ये रहा। ये देखो भैया, तीनों एल्टीट्यूड ए पे मीट कर गए, यानी बी एच सी का ऑर्थो सेंटर ए वर्टेक्स हो जाएगा। इसका ऑर्थो सेंटर क्या हुआ, वर्टेक्स ए। सी एच ए का ऑर्थो सेंटर वर्टेक्स बी। आप देखो भाई, ये खूबसूरत बातें हैं, तभी आपको कभी कभी लगता है आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आती नहीं है। ए एच बी का सी होगा। बोलो लाल, मामला फिट है। लेट सपोज अगर मैं आपसे ये सवाल ऐसे पूछ लूं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये। देखो मैंने ये क्वेश्चन दिया, मैंने कहा ये कोई ट्रायंगल है, गौर करना बच्चे, इसका वर्टेक्स ए है √17, पाई, बी वर्टेक्स है √2003, √2001। ऐसे लिख रहा था कि कैलकुलेशन करने का मन ही ना करे। सी वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट है -1, ई पे पावर पाई। लो, इससे गंदा कोऑर्डिनेट क्या हो सकता है। और यहां पे मैंने ऑर्थो सेंटर दे दिया एच। अब मैंने कहा ये बी एच सी ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर बताओ क्या होगा बच्चे, √17, पाई। ये बात समझ आ रही है। आपको मेहनत नहीं करनी है, ये नहीं कि आपको यहां से एल्टीट्यूड लिखना, पहले एच का कोऑर्डिनेट निकालना, ये सब नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ऑर्थो सेंटर ऑफ बी एच सी ये हो जाएगा √17, पाई। कितने लोगों को ऐसी बात कभी पता थी जीवन में। अब कुछ लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट बहुत आसान है, कुछ फॉर्मूले वहां से कर लो, ठीक है, बिल्कुल आसान है, लेकिन कोऑर्डिनेट में जो टफनेस आती है वो बिकॉज ऑफ इन फैक्ट्स की वजह से आती है। जो आप बोलते हैं बहुत कैलकुलेशन हो जाता है, कुछ चीजें क्लिक नहीं करती हैं, वो यही सब चीजें हैं, वो पता ही नहीं होती, क्लिक करने की बात ही दूर की, पता ही नहीं होती है। सही बात तो ये है। तो आई थिंक ये दो बातें ऑर्थो सेंटर में मोर देन सफिशिएंट है, आगे कुछ नहीं चाहिए। और बहुत सारी बातें हैं, एक और बात है कर लेते हैं, उसे भी लोकस में काम आएगा। तीसरा फैक्ट, तीसरा फैक्ट, तीसरा फैक्ट लिखो बच्चे। देखो आपके पास ये कोई भी ट्रायंगल है, मैं डायग्राम बना देता हूं पहले। और बच्चे इसका ऑर्थो सेंटर तुम्हें दिया गया है, और इस ट्रायंगल का कोई ना कोई सर्कम सर्कल भी होगा, ऑफ कोर्स होगा। अगर मैं आपसे कहूं इस ऑर्थो सेंटर का ट्रायंगल के साइड्स में रिफ्लेक्शन लिया जाए, तो रिफ्लेक्टेड पॉइंट साइड्स में जो रिफ्लेक्शन लोगे आप, वो इसके सर्कम सर्कल पे ही जाएगा। अब सवाल ऐसा क्यों होता है, ऑर्थो सेंटर का ट्रायंगल के साइड्स में अगर रिफ्लेक्शन लिया जाए तो कहां जाता है, ट्रायंगल के सर्कम सर्कल पे रिफ्लेक्टेड पॉइंट जाता है। ये बात आप नोट बना के लिखो, लिखो रिफ्लेक्शन ऑफ ऑर्थो सेंटर, रिफ्लेक्शन ऑफ ऑर्थो सेंटर, रिफ्लेक्शन ऑफ ऑर्थो सेंटर, रिफ्लेक्शन ऑफ ऑर्थो सेंटर, रिफ्लेक्शन ऑफ ऑर्थो सेंटर always lies, sorry, reflection of ortho center in the sides of triangle, in the sides of triangle, reflection of ortho center in the sides of triangle, in the sides of triangle lies on circumcircle of the triangle, lies on circumcircle of the triangle। इसका प्रूफ बहुत आसान है।
आपके भरोसे छोड़ दूं, आप नहीं कर पाओगे, बता देता हूं। देखो बच्चे क्यों ऐसा होता है, गौर करना। मैं कहता हूं चलो H का रिफ्लेक्शन S2 होगा, मैं ये प्रूफ करना चाहता हूं। तो बच्चे रिफ्लेक्शन लेने के लिए आप क्या करते हैं, परपेंडिकुलर बनाते हैं, राइट है ना ये बात। ये परपेंडिकुलर है, ये मान लिया पॉइंट M है। कैसे दिखाओगे, हमें ज्योमेट्री करनी है, रिजल्ट ऐसे प्रूफ करना भी, इक्वेशंस लिखने ही नहीं है। देखो बच्चे ये जो एल्टीट्यूड है इसी की बात हो रही है यहां पे। अच्छा ये यहां से डाला गया एल्टीट्यूड है। अब गौर करना, मैं A और H2 को मिला देता हूं। मुझे ये करना है जो ये ट्रायंगल में कलर कर रहा हूं ये वाला, और जिसमें मैं क्रॉस लगा रहा हूं, मुझे इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देना चाहिए। बोलो बच्चे हां या ना। अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर पाया तो मैं कह दूंगा कि HM और MS2 बराबर होंगे। भाई इस पॉइंट का AC लाइन में रिफ्लेक्शन H2 होगा, इसके लिए तुम्हें यह प्रूफ करना है कि HM और MH2 परस्पर बराबर हैं। बोलो बच्चे हां या ना। यह कैसे प्रूफ किया जाए, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है, कैसे कॉन्ग्रुएंट किया जाए, है किसी में दम। जल्दी मत बताओ लाल, सोच के बताओ, फिर आंसर पूरा नहीं कंक्लूड होता है कभी भी। तुमको भी लग रहा भी तुमने पूरा कंक्लूड नहीं किया, आधा बोल दिया। ट्रायंगल AMH और ट्रायंगल AMH2, दो ट्रायंगल तुम्हारे पास हैं। देखो बच्चे अगर मैं एंगल MAH की बात करूं, ये 90 डिग्री माइनस C के बराबर होगा। बोलो हां या ना। क्योंकि ये C है, ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री माइनस C होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा AMH2, नहीं हमें यहां पे MAH2 लिखना चाहिए था। अच्छा ठीक है, चले, ट्रायंगल था ना। अब देखो बच्चे एंगल MAH2 की बात करते हैं। एंगल MAH2 पता नहीं क्या होगा, कोई बताएगा एंगल MAH2 क्या होगा। तुम्हारे हिसाब से थोड़ी ना माना जाएगा, ये C तो ये है। देखो बच्चे गौर करो, ये सेम बेस सेम आर्क ऑफ सर्कल बने हुए एंगल्स हैं, ये और ये। बताओ भाई सबको नजर आ रहा है, सेम बेस सेम आर्क ऑफ सर्कल बने हुए एंगल्स हैं दोनों। यानी एंगल्स C, ये C है तो H2 भी कितना हो जाएगा, C हो जाएगा। लेकिन तुम्हें ये एंगल निकालना है, तो ये 90 डिग्री तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस C हो जाएगा। बोलो हां या ना। चलो भाई ये दोनों बराबर हो गए, पहली बात। दूसरी बात एंगल M बराबर 90 डिग्री इज कॉमन। तीसरी बात AM भी कॉमन है। ठीक है बच्चे, AM भी क्या है, दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। क्या बोल रहे हो लाल, वही तो लिखा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अब आप ये कह पाए दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। ये कौन सी प्रॉपर्टी है कॉन्ग्रुएंसी की, ASA प्रॉपर्टी। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट, यानी HM और MH2 परस्पर क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये भी बहुत फेमस बात है कि ऑर्थो सेंटर का किसी भी साइड में रिफ्लेक्शन लेते हैं, वो ट्रायंगल के सर्कल पे जाके लाई करता है। ठीक है, चलो भाई अगला पॉइंट लिख लो, ये लास्ट पॉइंट है, सरकम सेंटर। बस बच्चे अब थोड़ी देर में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इंटर कर जाएंगे लाइंस पे। ये लास्ट है, सरकम सेंटर। सरकम सेंटर
लिखो, इट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, इट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ right bisectors, it is point of intersection of right bisectors, it is point of intersection of right bisectors of sides in a triangle. तो देखो बच्चे, BC साइड का राइट बाइसेक्टर, ऐसी लाइन ढूंढनी है जो इस पे परपेंडिकुलर हो और मिडिल पॉइंट से पास करे। ऐसे AB का राइट बाइसेक्टर ढूंढना है, ऐसे ही AC का राइट बाइसेक्टर, तीनों राइट बाइसेक्टर जो भी हैं वो कॉनकरेंट होंगे। इससे जो सेंटर मिलेगा उसको बोलते हैं सरकम सेंटर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? सरकम सेंटर। अच्छा, इस सेंटर की खास बात क्या होती है? अगर आप इस सेंटर से वर्टिसेस को ज्वाइन करें तो ये सारे लेंथ आपस में बराबर होंगे। ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी। अच्छा, अगर आप ओ ए ओ बी या ओ सी को रेडियस मान लें कैपिटल आर और ओ को सेंटर मान के सर्कल बनाएं तो बच्चे सर्कल ट्रायंगल के वर्टिसेस से पास करेगा और ऐसा दिखेगा। ये आपका सरकम सर्कल। तो सरकम सर्कल का सेंटर कैसे आप निकालेंगे? ट्रायंगल के साइड्स के राइट बाइसेक्टर्स, ऐसी लाइन लिखनी है जो साइड्स के मिडिल पॉइंट से पास करे और परपेंडिकुलर हो। तो राइट बाइसेक्टर्स जहां मीट करते हैं उस सेंटर का नाम क्या होता है? सरकम सेंटर। उस पॉइंट से वर्टिसेस की दूरी क्या होती है? बराबर होती है। अगर उन दूरी को रेडियस मान लिया जाए और ओ को सेंटर मान के सर्कल बनाया जाए तो आपको यही सर्कल नजर आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये तो भाई पहली बात रही। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखते हैं। फैक्ट नंबर 1, लोकेशन ऑफ सरकम सेंटर, location of circum center depends on nature of triangle। डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ ट्रायंगल। गौर करना बच्चे, अगर ट्रायंगल एक्यूट है, अपने आप सब बना के आप देखना, अगर ट्रायंगल एक्यूट है तो सरकम सेंटर अंदर लाई करेगा। अगर ट्रायंगल ऑब्ट्यूज है तो ये बाहर लाई करेगा। और बच्चे, अगर ट्रायंगल राइट एंगल है तो ये कहां पे लाई करेगा? मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज। मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज मतलब ऑन द ट्रायंगल। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? इतनी बातें तुम्हें याद रखनी है। मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज पे लाई करेगा। इन सब में कोई समस्या तो नहीं किसी को? क्या आरबी क्या? ओ ई ऑफ कोर्स, डेफिनेशन ही तुमने लिखी है। अगला पॉइंट देखो बच्चा, किसी भी ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉयड और सरकम सेंटर,
ये कोलिनियर होते हैं। सेंट्रॉयड ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। किस रेशियो में? 2:1 के रेशियो में। ये बात आप नोट कर लो। यहां तक कोई समस्या तो नहीं किसी को? तो देखो ये अपनी ज्योमेट्री की पूरी कंप्लीट बातें रही जिससे हमारा काम चल जाएगा। मतलब मैं ये नहीं कहता कंप्लीट ज्योमेट्री हो गया, बट एटलीस्ट आपको इतनी बातें तो पता होनी चाहिए जब आप इसमें इंटर करोगे। ठीक है, अब आप अपने मेन पेज पर हेडिंग लिख लो। अब मेन हेडिंग तो लिखी रखी है, बट अब यहां से हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की चर्चा करेंगे जिसमें हम ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। पहले स्टार्टिंग में डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल। नहीं, स्ट्रेट लाइन इसके बाद आएगा जहां पे लाइन की इक्वेशन वगैरह लिखेंगे। अब ये बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गए। कई जगहों पे से पॉइंट्स एंड एंगल्स वगैरह कुछ कुछ लिख के चलते हैं। ठीक है, आप इस मास्टर के साथ सवाल कर रहे हो, पहले दिन फील होगा कुछ नहीं आता है। तुमको क्या आता है डिस्टेंस फॉर्मूले में? √(x2 - x1) का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। इसके अलावा कुछ और जानते हो? मैं अब डिस्टेंस फॉर्मूले के ऊपर मैं बोल रहा हूं, इतना ही जानते हो? ये भी जान गए, अच्छा है। अगर मैं ये कहूं दो एक्सिस के बीच में एंगल 30 डिग्री है, x1, y1 और x2, y2 पॉइंट के बीच में दूरी कैसे निकालोगे? गौर करना, सवाल मेरा ये है। देखते हैं 10th वाले कितने कॉन्फिडेंस में हैं। ऐसे एक्सिस जो तुम पढ़ते थे बच्चे, रेक्टेंगुलर एक्सिस, उसमें एंगल था 90 डिग्री। मैंने एक्सिस के बीच में एंगल कर दिया 30 डिग्री। ऐसी एक्सिस कभी देखी है? और यहां पे दो पॉइंट के बीच में दूरी निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? पॉइंट लिखे हुए हैं x1, y1। अगर तुमने बता दिया तुम्हें चॉकलेट गिफ्ट, बोल मिलेराल, जीत तुम्हारी होएगी 100 में 100%। इसको बोल रहे हो, मुझे बोल रहे हो? कोई बता दे, अगर चॉकलेट खाना है तो बता सकता है। अब पल्स नहीं खिलाऊंगा 1 रुपए वाली, चिंता मत करो। अस्त्र नहीं गिराऊंगा, तुम्हारा लेवल उठाऊंगा। अभी तुम लोग ऐसे कर रहे हो जो 1 रुपए में 16 टॉफी मिलती ना, वो भी ना खिलाने वाली बात कर रहे हो। पहले आती थी, अब नहीं आती। अब कितनी आती है मैक्सिमम? पहले एक में वो होते नहीं, मेले वाले मिलते हैं, वो ऑरेंज वाले, मैंगो वाले, सब वैसे करके खुले खुले वाले जो आते हैं डिब्बे में। अरे बता कैसे निकालेंगे? ये शायद वो समझ रहा है, क्या नाम सुना? लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। मेरे दिमाग में वो चीज नहीं आ रही। इससे मतलब जो x प्लस कुछ थीटा का चलो आज के लिए इतना रखते हैं बच्चा। अगली क्लास में बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यही सब स्टार्ट करेंगे, जिसमें दोनों सिचुएशन की चर्चा करेंगे। अभी मैं आपके कुछ डाउट्स वगैरह लेने वाला हूँ। अगर एंगल 90 डिग्री हो एक्सिस के बीच में और कोई भी एंगल हो तो दोनों पे काम करेंगे, राइट? स्टार्टिंग वहीं से करने वाले हैं।